वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 13। पिछले पार्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आराम से जाकर उनको देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली किस तरह बड़ी चालाकी से बॉबी को पोर्ट की ओर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसने बॉबी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक शिप में आपके बचने का इंतजाम करूंगा। लेकिन बीच रास्ते में बॉबी ने एक बिल्डिंग में गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन वहाँ बॉबी के आदमियों ने जेजे को पकड़ कर रखा हुआ था। ली को देखकर जेजे और जेजे को इस हाल में देखकर ली दोनों शॉक हो जाते हैं। तो चलिए पार्ट 13 की शुरुआत में बॉबी जेजे को खूब लात मारता है कि तुमने मुझे पुलिस में फंसाया था ना। ली दोस्तों यहाँ पर जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और मन ही मन सोच लेता है कि जेजे यही डिजर्व करता था। बहुत बढ़िया। फिर बॉबी जेजे को चेयर से बांधकर उसे और मारने लग जाता है। दूसरी ओर चार्ल्स ली के लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है और लगता है कि 10 मिनट में वहाँ वो पहुँच भी जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बॉबी जेजे से पूछता है कि सच बताओ, तुमने मुझे और नाथन को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था ना। सही कह रहा हूँ ना मैं तो यहाँ से बच निकल जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही जाऊंगा। इतने में दोस्तों ली को एक कॉल आता है। बॉबी पूछता है किसका कॉल है। ली कहता है कि मेरे एक दोस्त का कॉल है जो आपके लिए शिप अरेंज कर रहा है। असल में दोस्तों ये कॉल चार्ल्स का था। वो बताता है कि हम पास आ गए, बस कुछ ही मिनटों के लिए तुम बॉबी को मैनेज कर लो। ली कॉल काट कर बॉबी से कहता है कि मेरा दोस्त कह रहा है कि शिप कुछ ही देर में निकलने वाली है, तो हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। तो दोस्तों बॉबी जेजे को मारने के लिए चाकू निकालता ही है। जेजे तो बेबस निगाहों से ली को देखता है कि कैसे भी करके मुझे बचा लो बेटा। लेकिन ली कुछ नहीं कर पाता और सोच लेता है कि इसके साथ शायद यही होना चाहिए था। पर बॉबी चाकू घोंपने से पहले ली से कहता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे ना, ये लो चाकू और कत्ल करने की प्रैक्टिस शुरू करो। अगर तुमने इसका कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। बस दोस्तों ली यहाँ पर दुविधा में पड़ जाता है, पर अगर वो चाकू नहीं घोंपेगा तो बॉबी को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए वो चाकू लिए जेजे के पास जाता है। जेजे तो पीला पड़ जाता और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बॉबी वो एकदम खुश हो जाता है कि जेजे मरने वाला है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदलता है और पता चलता है कि ली ने चाकू नहीं बल्कि उससे घुमाकर चाकू के हैंडल जेजे के पेट में घोंपा था। जेजे को दोस्तों कुछ नहीं होता और तभी ली कहता है कि वो लोग आ गए। इतने में पुलिस कार का सायरन सुनाई पड़ता है और उस जगह को पुलिस घेर लेती है। चार्ल्स और पुलिस वालों को देखकर बॉबी बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके आदमी पुलिस पर भी हमला करते हैं, पर वो सभी को पकड़ लेते हैं। अब बॉबी यहाँ से अकेला बच निकलने की कोशिश करता है, पर ली उसे पकड़कर खूब पीटता है। दोस्तों ली फाइटिंग में किसी से कम नहीं था और बहुत बढ़िया अटैक करता है। तब जाकर बॉबी रियलाइज करता है कि इतनी देर से उसने ली पर विश्वास किया और सारा सच बता दिया। इतने में मोबाइल लेकर वो डिलीवरी वाला भी आ जाता है। दोस्तों पैकेज के अंदर वही फोन होता है जिसमें सारा एविडेंस है। बस जेजे तो खुशी के मारे ली को गले लगा लेता है। ली भी सोच लेता है कि बेटा अगली बारी तेरी है, याद रखना। तब तक के लिए जितना खुश होना है हो ले। यहाँ से दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप का इन्फ्लुएंस यूज करके नाथन को लॉकअप से छुड़वा दिया जाता है। उसे पिकअप करने के लिए ली और एंड्रयू आए होते हैं। एंड्रयू को देखकर नाथन चिढ़ जाता है कि मुझे लेने इस मनुष्य को साथ लेकर क्यों आए। आखिर दोस्तों वो सब घर पहुंचते हैं, लेकिन नाथन एंड्रयू को घर के अंदर आने नहीं देता और कहता है कि तुम डोडो ग्रुप के नौकर हो, घर के अंदर आने की कभी सोचना भी मत। हाँ एंड्रयू नहीं, बेचारा एंड्रयू बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। उसके जाने के बाद वो गेट को टच करके सोचता है इस बड़े घर में मेरी माँ का भी हक होना चाहिए था। दोस्तों घर पर चेयरमैन बड़ा गुस्से में होता है, लेकिन सिंडी मजे में होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। चेयरमैन की वाइफ टेंशन में होती है कि मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा। इतने में नाथन आ जाता है और चेयरमैन से कहता है कि पापा मुझे बेल मिल गई है। मैंने कहा था ना कि मैंने कोई गलती नहीं की है। पर दोस्तों असल में 2-3 दिन के बाद कोर्ट ट्रायल शुरू होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि ये कितना इनोसेंट है। पर माँ कहती है कि बेटा तुम्हें जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, सब बढ़िया था ना। वो भी कहता है कि नहीं मम्मी मैं तो मजे में था। चेयरमैन कहता है कि बेटा जरा मेरे कमरे में आओ, तुमसे बिजनेस की जरूरी बातें करनी है। नाथन भी खुश होकर पापा के कमरे में जाता है। अब दोस्तों पहले चेयरमैन दरवाजा बंद करता है, उसके बाद नाथन की ऐसी कुटाई करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो चिल्लाता है कि पापा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बाहर से सभी सुन रहे होते हैं। चेयरमैन की वाइफ भी कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मत मारो मेरे बच्चे को। अंदर दोस्तों चेयरमैन अपने हाथ से नहीं गोल्फ स्टिक से भी पीट रहा होता है, बताओ। इसी बीच ली और मोजो सिंडी से कहते हैं कि सुनिए चेयरमैन आपकी बात जरूर मानेंगे, प्लीज चलिए और कहिए कि वो नाथन को ना मारे। पर कहाँ दोस्तों वो तो एकदम कूल होकर कहती है कि एक न एक दिन तो नाथन की धुलाई होनी थी। वैसे ली कल हॉस्पिटल में मेरी एड का ट्रायल शूट है, जल्दी से तैयारी कर दो, समझे। यहाँ से दिखाते हैं दोस्तों नाथन ऑफिस आता है। सर पे चोट लगी हुई है उसके। लगता है पापा ने इसका सर फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी टीम से कहता है कि 2 दिन में कोर्ट ट्रायल शुरू होगा और अगर तुम लोगों ने मेरी अच्छे से मदद की तो मैं बहुत बढ़िया बोनस दूंगा सबको।
अब दोस्तों जिना परेशान हो जाती है कि नाथन तो बाहर आ गया, लेकिन बेकसूर केन्या अभी भी जेल में बंद है। डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में एड शुरू होता है और उसमें सिंडी बताती है कि डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को अपना परिवार मानते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये सारी चीज देखकर केन्या की बेटी भाग कर आती है और सिंडी को पकड़कर चिल्लाती है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम सब झूठे हो। सिंडी दोस्तों चौंक जाती है कि ये बच्चे कौन है। अब इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उस बच्चे को दूसरी ओर धक्का दे देता है। वो गिरकर बेचारी बेहोश हो जाती है। सिंडी अब बहुत डर जाती है कि अब क्या होगा। इतने में जिना आकर उस बच्ची को उठाती है और डॉक्टर को तुरंत बुलाती है। सिंडी बाहर जाकर ली से पूछती है क्या उस बच्ची की यह हालत मेरे भाई नाथन की वजह से हुई है? क्या वो T9 का अंधाधुंध यूज करके मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहा है? ली कहता है कि हाँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ कि ऐसे बॉस के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। इतने में जिना आकर बताती है कि वो लड़की अब ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कैंसर है वैसे, और वो अक्सर इस तरह बेहोश होती है। सिंडी दोस्तों अब उस चुटकी से मिलने जाती है और मजाक करने लग जाती है कि तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी ना। एंड वो भी कहती है कि हाँ, मैं एक्टिंग कर रही थी, इसलिए मेरे सारे बाल झड़ गए और मुझे रोज बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती, जबकि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो, मैं पढ़ने के बजाय यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी रहती हूँ। दोस्तों चुटकी के मुंह से इतनी दुख भरी बातें सुनकर ना लगता है सिंडी पिघल गई यहाँ पर। उसे बहुत बुरा लगता है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ को जेल में रखा गया है और मैं उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम करूंगी, वो जल्द से जल्द बाहर होंगी। लेकिन दोस्तों चुटकी कहती है मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। सिंडी कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ बेटी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को बाहर लेकर आऊंगी। लगता है दोस्तों सिंडी में थोड़े अच्छे गुण भी हैं। तो चुटकी कहती है कि आप भी उसी बड़ी कंपनी से बिलोंग करती हैं जो झूठ के सिवाय और कुछ नहीं कहते, आप चले जाइए यहाँ से। कहकर वो बेचारी लेट जाती है। अब दोस्तों सिंडी को अपने भाई पर इतना गुस्सा आता है ना कि वो ऑफिस जाकर उसी से पूछ लेती है क्या T9 कार्सिनोजन है। वो कहता है कि इतना चिल्ला क्यों रही हो, धीरे बोलो। कहकर वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि बाकी लोग कुछ भी कह ले, पर तुम उसे सच मानकर मुझ पर उंगली उठा रही हो, समझी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम उम्र भर जेल में सड़ोगे। मैं अभी पापा को सब बताने जा रही हूँ। वो डर जाता है दोस्तों कि पापा को तो हार्ट प्रॉब्लम है, तुम और कुछ बताकर उनको मार डालोगे क्या। और वैसे T9 कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, समझी, उससे कोई खतरा नहीं होता। इतने में दोस्तों चेयरमैन का कॉल आता है। नाथन के तो पसीने छूट जाते हैं कि कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया। चेयरमैन कहता है कि एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि T9 में तुमने कार्सिनोजन केमिकल्स मिक्स किया है। तुम अभी घर आ जाओ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है अर्जेंट। बस नाथन तो गया काम से। वो चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो चेयरमैन कहता है कोर्ट में जजमेंट आने से पहले तुम्हें US जाना होगा, तुम यहाँ मत रहो। नाथन कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और कोर्ट भी यही कहने वाली है, इसलिए मुझे US जाने की नौबत ही नहीं आएगी। कहकर वो चला जाता है दोस्तों। अब चेयरमैन PA से कहता है कि तुम पता लगाओ कि क्या सच में T9 में नाथन ने कार्सिनोजन को मिक्स किया था या फिर नहीं। अब यहाँ दूसरी ओर चार्ल्स के ऑफिस में वो उस मोबाइल में रिकॉर्ड किया वो वीडियो देख रहे होते हैं। उससे साफ पता चलता है कि T9 में कार्सिनोजन है और वो कितना खतरनाक है, और उसी की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। जेजे और चार्ल्स तो बड़े खुश होते हैं कि अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ दोस्तों PA चेयरमैन को बताता है कि हाँ, T9 में कार्सिनोजन है और इसके बारे में एक वीडियो एविडेंस भी मिला है और वो अभी चार्ल्स के पास है। आप कहे तो मैं चार्ल्स से बात करूं क्या, ताकि वो इस एविडेंस को कोर्ट में पेश ना करे। चेयरमैन दोस्तों रात भर सोचकर PA से कहता है इस मामले को डील करने के लिए मुझे एक विश्वसनीय आदमी की जरूरत है। तो PA मोजो का नाम लेता है कि वो आपका वफादार है और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों आपको याद होगा PA ने मोजो को प्रॉमिस किया था कि अगर वो चेयरमैन के नाजायज बेटे का पता लगाएगा तो PA मोजो को चेयरमैन के नजदीक जाने का मौका दिलवाएगा। और चेयरमैन भी उसकी वफादारी को टेस्ट करने के लिए कई सवाल पूछता है और मोजो उसे कन्विंस करने में बिल्कुल सफल भी हो जाता है। तो इस तरह अब चेयरमैन को मोजो पर हो गया है दोस्तों पूरा विश्वास। दूसरी ओर जेजे एंड्रयू को लेकर नेल से मिलने के लिए एक होटल जाता है। एंड्रयू बाहर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जेजे यहाँ नेल को बताता है कि हमें जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर हम नाथन को हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे, फिर डोडो ग्रुप हमारा हो जाएगा। ये सुनकर एंड्रयू सोचता है कि मेरे बाप की कंपनी को तुम हड़पोगे और मैं देखता रहूंगा, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ क्या। अगले सीन में दोस्तों जिना केन्या को देखने जेल में जाती है, पर तभी एक एम्बुलेंस वहां से निकलता है। तभी जॉन कहता है कि केन्या की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहां लाख कोशिश के बाद भी केन्या को होश नहीं आता और दोस्तों वो कोमा में चले जाती है। उसकी बेटी यानी वो चुटकी बहुत रोती है। जिना उसे कैसे भी करके शांत करती है कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और जब नाथन को ये पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है। अब जेजे पर्दे के पीछे नाथन के खिलाफ बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके सामने उसका वफादार होने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। वो भी नाथन के साथ मिलकर खुश हो लेता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में चुटकी अपनी माँ के पास बैठकर उसे कहानी पढ़कर सुना रही होती है। जिना कहती है बेटी ये क्या कर रही हो तुम। वो कहती है डॉक्टर ने कहा था कि माँ सुन सकती है, इसलिए इनको कहानी सुना रही हूँ, फिर वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना। जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे इस बच्ची को।
चुटकी जिना को एक लेटर देती है और कहती है ये माँ की ड्रेस में था, इस पर आपका नाम लिखा है। वो चुटकी को सोने के लिए भेज देती है और खुद केन्या के पास बैठ जाती है। ली भी वहाँ पर आ जाता है और केन्या की हालत को देखकर उससे भी बहुत दुख होता है। वो भी केन्या के पास बैठकर कहता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी बात सुन पाएंगी। कल कोर्ट में नाथन के केस की हियरिंग है। सब सोच रहे हैं कि कल की हियरिंग सिर्फ नाथन के काले धन के बारे में है, पर हम एविडेंस के साथ ये प्रूव करने वाले हैं कि T9 से कितना खतरा होता है। इतने दिन आप जो लड़ाई लड़ रही थी ना, उसे सफलता जरूर दिलवाएंगे हम, और उसके बाद T9 को कहीं भी किसी रूप में यूज नहीं किया जाएगा। नाथन को मिलेगी कड़ी सजा। सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास और स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सफलता को जरूर देख पाएंगी। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर केन्या की आंखों में आंसू जरूर निकल आते हैं। तो अगले सीन में एंड्रयू बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो जिना को बुलाना चाहता है पर कॉल नहीं करता। दूसरी ओर जिना ली के साथ दूसरे बार में बैठकर केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। ली कहता है कि अगर तुमने डोडो ग्रुप को बताया कि मैंने उस मोबाइल को चार्ल्स के हवाले किया था तो तुम्हें प्रमोशन जरूर मिलेगी। पर जिना कहती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लग गई। इतने में दोस्तों एंड्रयू उसे कॉल कर ही देता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिना कहती है मैं बार में पी रही हूँ। एंड्रयू कहता है मैं भी आ जाऊँ क्या। वो कहती नहीं, मैं चैंग के साथ हूँ, यानी ली के साथ। बस दोस्तों एंड्रयू भड़क जाता है कि तुम उसके साथ क्यों गई। कल हियरिंग में नाथन के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस और आंसर तैयार करने हैं, तुम भूल गई क्या। और तुम हो कि एकदम गैर जिम्मेदार होकर शराब पी रही हो। जिना भी चिढ़कर कहती है कि मैं अपना काम कर लूंगी, तुम अपनी सोचो। कहकर वो कॉल काट देती है। दोस्तों अब यहाँ ली कहता है कि एंड्रयू को तुम्हारी बहुत फिक्र लगती है। हाँ, खाक फिक्र लगती है। अरे वो तो इसीलिए बुला रहा है ताकि मैं क्वेश्चन तैयार कर पाऊं कि कल कोर्ट में नाथन से क्या क्या पूछा जाएगा, और उसके हिसाब से हमें नाथन को ट्रेन करना है कि क्या जवाब देना है उसे। अगले दिन दोस्तों कोर्ट की हियरिंग से पहले ली, जिना और एंड्रयू नाथन को कुछ क्वेश्चंस देने आते हैं और बताते हैं कि इसमें जो जवाब है वही कोर्ट में दीजिएगा। हीरो नाथन को लेकर कोर्ट जाने लग जाते हैं। रास्ते में जिना नाथन को समझा रही होती है कि तुम्हें किस तरह जवाब देना है। वो गधा सुनते सुनते जिना के कंधे पे हाथ डालता है और जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगता है। जिना भी उसका हाथ हटाती है पर वो कहाँ मानने वाला था। रियर व्यू मिरर से एंड्रयू सब कुछ देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है उस समय तो। ली भी ये देख लेता है और अचानक स्टीयरिंग को दूसरी ओर घुमाता है और एंड्रयू सडन ब्रेक मारता है। इसी वजह से नाथन आगे की सीट से टकरा जाता है और ये बहुत ही अच्छा मौका है। ये सोचकर जिना नाथन के पैर पर अपना पैन खोप देती है। वो भी दर्द से चिल्लाने लग जाता है तो जिना कहती सॉरी सर, सडन ब्रेक की वजह से गलती हो गई और पैन आपको लग गया। नाथन तो फिर एंड्रयू को डांटता है कि सड़क देखकर गाड़ी चलाओ, गधे कहीं के। एंड्रयू हंसकर कहता है कि सॉरी सर, वो पॉट होल आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तरह दोस्तों वो आखिरकार कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट के अंदर बाथरूम में जेजे और चार्ल्स की मुलाकात होती है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि एविडेंस अगर जज ने एक बार देख लिया बस तो वो नाथन को ऐसी सजा देंगे कि वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। चार्ल्स कहता है सुनिए, मैंने तो आपका बताया हुआ काम कर दिया, अब आपकी बारी मेरे लिए कुछ करने की। क्या आपने अपने ससुर यानी नेल से वो बात की जो मैंने कहा था आपको। जेजे कहता है कि हाँ मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें तरक्की दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोर्ट के बाहर नाथन को मीडिया वाले घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। वो कहता है देखिए मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। इस तरह बढ़िया डायलॉग मारकर वो कोर्ट के अंदर जाता है। दूसरी ओर चेयरमैन और पीए पार्क में होते हैं। दोस्तों लगता है पीए कई सालों से ये विग लगाता था। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हारा ये टकला सर देखे हुए कितने साल हो गए। लगता है दोस्तों दोनों कई सालों से क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। चेयरमैन कहता है कि अगर मेरे बेटे ने वो सब कुछ किया है जिसका उस पर इल्जाम लगाया ना, तो उसे 10 साल क्या उम्र भर कैद मिले मैं तो चाहता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि उसने जो गलत किया उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पर दूसरे एंगल से देखें तो अगर उसका जुर्म साबित हो गया तो इतने सालों से डोडो ग्रुप ने मार्केट में जो रिस्पेक्ट कमाया वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें डोडो ग्रुप का इमेज बनाए रखने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों साफ पता चलता है कि चेयरमैन अपने बेटे के लिए नहीं लेकिन डोडो ग्रुप को बचाने के लिए कोई मास्टर प्लान जरूर बना रहा है। कोर्ट में नाथन, बॉबी और नाथन का पार्टनर मसन केमिकल्स का ओनर इन सबसे चार्ल्स सवाल कर रहा होता है। वो एक ही बात कहते हैं कि इसमें नाथन का कोई हाथ नहीं है, उसकी जानकारी के बिना हमने डोडो ग्रुप के नाम पर इलीगल बिजनेस किया और काला धन कमाया। दोस्तों असल में ये लोग डोडो ग्रुप के कहने पर ही नाथन को बचाने की खातिर ऐसा कर रहे हैं। जज पूछते हैं कि क्या आपके पास नाथन के खिलाफ कोई और ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि नाथन ने इलीगल बिजनेस किया और काला धन कमाया। इस पर चार्ल्स कहता है कि काले धन से बड़ा एक प्रॉब्लम अब यहाँ पर खड़ा हो चुका है और वो प्रॉब्लम है T9, क्योंकि केना के पति यानी एक्स एमएलए ने डोडो ग्रुप के एक रिसर्चर का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि नाथन ने जानबूझकर सिर्फ अपने पार्टनर मसन केमिकल्स का कार्सिनोजन यूज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये उस एमएलए का मोबाइल है जो हमारे हाथ लगा है। दोस्तों नाथन यहाँ चौंक जाता है कि ये तो काले धन का केस चल रहा है, बीच में T9 केस क्यों घुसाया जा रहा है।
तो दोस्तों इस पर जे सिर्फ नाम के वास्ते उठकर कहता है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग केस की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर जज कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें कोई प्रूफ है तो कोर्ट उसको देखना चाहती है। नाथन के पसीने पसीने हो जाते हैं कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस तब होती है दोस्तों यहाँ पर पीए की एंट्री। लगता है बहुत तगड़ा प्लान बनाकर आया है ये। कोर्ट में वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें से फाइल गायब। ली, जे और चार्ल्स सभी चौंक जाते हैं और नाथन वो खुशी के मारे हो जाता है पागल कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। और दोस्तों तब पीए मोजो को देखता है और यहाँ दिखाते हैं एक बढ़िया वाला फ्लैशबैक कि उस दिन जब पीए मोजो को चेयरमैन के पास लेकर गया तो उनकी मीटिंग के दौरान चेयरमैन ने मोजो से कहा कि मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है, सिर्फ डोडो ग्रुप की फिक्र है। चार्ल्स के पास जो मोबाइल है उसमें नाथन के खिलाफ कोई वीडियो है, उसे तुम किसी भी तरह मिटा दो। और दोस्तों मोजो चार्ल्स के ऑफिस में एक आदमी को जानता था जिसने मोजो के कहने पर न सिर्फ उस मोबाइल का वीडियो मिटाया बल्कि कंप्यूटर में जो बैकअप था वो भी डिलीट कर दिया। और अब नाथन के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बचा और उसे इस तरह इस केस से छुटकारा मिल जाएगा। ली, जिना और एंड्रयू तो परेशान हो जाते हैं कि न्याय मिलने के लिए हमने कितनी मेहनत करी और ये क्या हो गया। पर जज कहते हैं कि 1 घंटे के बाद ये सुनवाई फिर शुरू होगी, कहकर वो चले जाते हैं। एक और जे और चार्ल्स के बीच बहस होने लग जाती है। जे कहता है कि तुम्हें उस डेटा को और सेफ रखना चाहिए था, कम से कम बैकअप रखा है या फिर वो भी नहीं है। चार्ल्स कहता है लगता है किसी ने वो भी डिलीट कर दिया। दूसरी ओर जिना, ली और एंड्रयू बाहर बैठे होते हैं बड़ी टेंशन में। जे ने उस लेटर को पढ़ती है जो केन्या ने लिखा था और जो चुटकी ने जिना को दिया था। उसमें केन्या ने जिना के लिए लिखा था कि जब ये लेटर तुम्हारे हाथ लगेगा तो शायद तब तक मैं मर चुकी होंगी, मेरे बाद इस लड़ाई को तुमने लड़ना है। अब तक T9 और डोडो ग्रुप के बारे में मैंने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है वो सब मेरे लैपटॉप में है और मेरे बाद मेरी बच्ची का ख्याल तुम रखना प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैं तुम पर कितना बोझ लाद रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ये सब कुछ पढ़कर जिना बहुत इमोशनल हो जाती है दोस्तों। इसी बीच ली को पेनी की बात याद आती है। ली ने उससे कहा था कि एविडेंस तो मिट चुका है लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा था, मैं कोर्ट में बयान दूंगा। पर पेनी ने कहा था कि उससे क्या फायदा होगा, उल्टा डोडो ग्रुप तुम्हें काम से निकाल देगा, फिर देखो तुम्हारे पास कुछ काम नहीं बचेगा, इसलिए तुम कुछ मत कहना। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने जे से कहा था कि वीडियो तो अब डिलीट हो गया है, तो क्या मैं नाथन के खिलाफ बयान दे दूं? पर जे ने उसको समझाया कि सुनो मेरी बात, तुमने अपने पिता के करीब जाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली है पता है ना तुम्हें, और अब अगर तुमने गवाही दे दी तो फिर तुम कभी अपने पापा को देख भी नहीं पाओगे, तुम्हें डोडो ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। जिना कहती है कि मैं विटनेस बनूंगी, मुझे नाथन के बारे में बहुत कुछ पता है। एंड्रयू कहता है देखो मजाक मत करो तुम, अभी तक तो तुम नौकरी खोने के डर से चुप थी और अब अचानक डोडो ग्रुप के खिलाफ गवाही दोगी क्या, फिर पैसों के लिए क्या करोगी तुम। इसके बाद दोस्तों जिना चार्ल्स से मिलने जाती है और कहती है मैं विटनेस बनने को तैयार हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो वो पूछता है कि तुम हो कौन। तो यहाँ से दोस्तों इनकी बात जब हो जाती है तो 1 घंटे के बाद कोर्ट में दिखाते हैं। जज कहते हैं कि नाथन के खिलाफ अब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए 2 घंटों में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, तब तक के लिए कोर्ट डिसमिस्ड। जज अपनी बात पूरी करने वाले होते हैं कि चार्ल्स कहता है सुनिए मेरे पास एक और विटनेस है जो इस केस में गवाही देगी। और दोस्तों तब जिना खड़ी उठ जाती है, सभी एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। नाथन तो घबराया जाता है कि ये मेरे खिलाफ गवाही देगी, मुझे तो शौक ही हो जाता है कि ये अपनी कंपनी के खिलाफ गवाही देने वाली है क्या। तो जिना विटनेस स्टैंड पर खड़ी होकर शपथ लेती है कि वो सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। नाथन का ब्लड प्रेशर दोस्तों इतना हाई हो जाता है कि लगता है फटने वाला है। वो उठकर चिल्लाता है कि ये जरूर झूठ बोलेगी मेरे खिलाफ, लेकिन जज उसको वार्न करते हैं कि अगर आप चुप नहीं रहे तो कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में तुम पर कड़ी सजा होगी। चार्ल्स अब जिना से कहता है कि तुमने जो देखा वो सब कुछ कोर्ट के सामने बताओ सच सच। जिना बताना शुरू करती है कि जब वो एक बार हॉस्टल से बाहर आ रही थी तो उसने नाथन और बॉबी को बात करते हुए देखा, उनकी बातें भी सुनी थी। बॉबी नाथन को बताता है कि उस विटनेस को जो नाथन के खिलाफ एविडेंस देना चाहता था उसे मैंने कार से एक्सीडेंट करवा कर मार डाला। वो ये भी कह रहे थे कि T9 को यूज करके वो और किसी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब इस पर नाथन फिर से उठकर चिल्ला देता है और जज उसको दूसरा वार्निंग देते हैं। नाथन डर कर जज से कहता है कि तुम पुतले की तरह क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं, रोको ना उसको, वो मुझे फंसा देगी। जे फिर नाम के वास्ते उठकर कहता है कि इसका हम विश्वास कैसे कर लें, जो तुम कह रही हो तुम झूठ भी तो कह सकती हो। और दोस्तों यहाँ जिना एक ट्विस्ट रिवील करती है और बताती है मुझे पता था ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए मैंने उस दिन उन दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। नाथन दोस्तों आग बबूला हो जाता है और जज के सामने जिना को पकड़कर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें सैलरी दी, तुम्हें नौकरी दी और तुम मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे जुटा पा रही हो, और ये सारी चीजें तुम कर किसके लिए रही हो। जज कहता है कि नाथन को कोर्ट रूम से बाहर लेकर जाओ इसको। पर दोस्तों तब जिना कहती है कि इसे बाहर मत भेजिए, आगे मैं जो बताने जा रही हूँ उन बातों को अगर ये भी सुने तो बेहतर होगा। जज भी मान जाते हैं और नाथन को उसकी जगह पे बिठा देते हैं चुपचाप।
अब जिना बहुत ही इमोशनल होती है और बताती है, मैं एक माँ और बेटी को जानती हूँ। T9 की वजह से दोनों को कैंसर हुआ है। दोनों हर दिन मर मर के जी रही हैं। उस माँ ने न जाने कितने दिनों से T9 और इसके इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और जेल की सजा। एक औरत के अंदर कितनी हिम्मत होती है, ये मैंने उन्हीं से सीखा। उनकी एक छोटी सी बेटी है और वो भी अपनी माँ की तरह सच में बड़ी हिम्मत वाली है। इतनी छोटी उम्र में वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से दिन रात लड़ रही है। उसने ऐसी क्या गलती की थी कि उसने अपना बचपन खो दिया, मासूमियत खो दी। उससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे खुद पर कितना शर्मिंदा होना चाहिए। दोस्तों, वो नाथन को देखकर कहती है, आपने मुझे गद्दार कहा ना? गद्दार क्योंकि मैं उस कंपनी के खिलाफ गवाही दे रही हूँ जिसने मुझे नौकरी दी, इसलिए ना। हाँ, तो मैं गद्दार हूँ। आपके प्लांट में जो T9 यूज करके प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसकी वजह से न जाने कितने हजार लोगों को कैंसर हुआ है, कितने ही लोग मारे गए हैं और इस वक्त भी मर रहे हैं। सारा सच जानकर भी मैंने उन लोगों की मदद नहीं की और चुप रही, सिर्फ इसलिए कि डोडो ग्रुप में मेरी नौकरी ना चली जाए। इस हिसाब से तो मैं गद्दार हूँ ही। मैंने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, सच में गद्दारी की है। अगर मैं पहले ही आपके खिलाफ अपना मुंह खोल देती तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। दोस्तों, ये सुनकर ली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर होता है पार्ट 13 का दी एंड। क्यों दोस्तों, था ना ये थोड़ा बहुत ही पावरफुल पार्ट, खास करके इस पार्ट का दी एंड। इसके बाद नाथन का क्या हुआ, क्या उसको सजा मिली या नहीं, खासकर जिना का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चले इंतजार कीजिए पार्ट 14 का। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी तो, है ना? तो फिर मिलता है अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।